क्या होगा जब अवतार को मिलेगा अब तक का सबसे खतरनाक दुश्मन? क्या आंग अर्थ बेंडिंग सीख पाएगा? क्या ज़ूको आखिरकार अपनी किस्मत बदल पाएगा? और क्या फायर नेशन पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा? इन सभी सवालों के जवाब छिपे हैं अवतार द लास्ट एयरबेंडर सीजन 2 की इस जबरदस्त कहानी में। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर अगले मिनट में कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होती चली जाती है। चलिए शुरू करते हैं। अवतार द लास्ट एयरबेंडर सीजन 2 की शुरुआत उन शरणार्थियों से होती है जो ओमाशु पर अजूला के कब्जे से पहले किसी तरह वहां से बच निकलने में सफल रहे थे। पीछे से फायर नेशन के सैनिक उनका लगातार पीछा कर रहे होते हैं। तभी टीम अवतार समय पर पहुंचकर उनकी रक्षा करती है। शुरुआत से ही साफ दिखाई देता है कि पिछले सीजन के मुकाबले पूरी टीम पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और अनुभवी हो चुकी है। सोक्का अब लड़ाई में खुद को अच्छी तरह संभालने लगा है और पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास के साथ मुकाबला करता है। कतारा की वाटर बेंडिंग भी अब बेहद शक्तिशाली हो चुकी है। वहीं आंग ने उससे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अभी भी वो कतारा जितना माहिर नहीं बन पाया। इसी बीच टीम को एक बड़ी मदद मिलती है जब सुकी अपनी बहादुर क्योशी वॉरियर्स के साथ वहां पहुंचकर उनका साथ देती है। इस मौके का फायदा उठाकर आंग चुपके से जेल के अंदर घुस जाता है, क्योंकि वो अपने पुराने दोस्त और ओमाशु के राजा बूमी से मिलना चाहता है। आंग को उम्मीद थी कि ओमाशु के राजा बूमी ही उसे अर्थ बेंडिंग सिखाएंगे, लेकिन जब वो उनसे मिलता है तो बूमी जेल से भागने से साफ इनकार कर देते हैं। बूमी बताते हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से अजूला के सामने आत्मसमर्पण किया था, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से ओमाशु के लोग बेवजह अपनी जान गंवाएं। आंग उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बूमी अपने फैसले पर अटल रहते हैं। हालांकि जाते जाते वे आंग को एक अहम संकेत जरूर देते हैं। वे कहते हैं कि उसे ऐसा गुरु ढूंढना होगा जो सही समय का इंतजार करना और ध्यान से सुनना जानता हो। साथ ही वे आंग से कहते हैं कि वो इस बात का असली मतलब खुद समझे। बूमी की ये रहस्यमयी बात आंग के मन में लगातार घूमती रहती है। इसके बाद टीम अवतार और सभी शरणार्थी अपनी यात्रा जारी रखते हैं और आखिरकार उन्हें एक खतरनाक रास्ते सरपेंट पास नाम की नदी को पार करना पड़ता है। तब आंग और कतारा अपनी वाटर बेंडिंग की मदद से नदी के पानी को बीच से अलग कर सबके लिए सुरक्षित रास्ता बना देते हैं। आंग और कतारा अपनी वाटर बेंडिंग की ताकत से नदी का पानी बीच से अलग कर देते हैं, जिससे सभी शरणार्थी सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ सकें। लेकिन जैसे ही वे दूसरी तरफ पहुंचने वाले होते हैं, फायर नेशन के सैनिक अचानक हमला बोल देते हैं और नदी की ओर आग के गोले बरसाने लगते हैं। शुरुआत में टीम अवतार को लगता है कि निशाना वे हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलता है कि सैनिकों का असली लक्ष्य नदी में रहने वाला एक विशालकाय सर्प है। पहले तो ऐसा लगता है कि यह विशाल जीव फायर नेशन के खिलाफ उनकी मदद कर रहा है, लेकिन कुछ ही पलों बाद वो अपना रुख बदलकर टीम अवतार और शरणार्थियों पर ही हमला कर देता है। आंग और कतारा मिलकर अपनी वाटर बेंडिंग से उस दैत्याकार सर्प को पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। हालांकि इस लड़ाई में वो जीव बुरी तरह घायल हो जाता है। अपनी गलती का एहसास होने पर दोनों उसे छोड़ने के बजाय अपनी हीलिंग वाटर बेंडिंग से उसके घाव भर देते हैं। इसी दौरान आंग को पहली बार आध्यात्मिक उपचार यानी स्पिरिचुअल हीलिंग की बुनियादी कला सीखने का मौका मिलता है। इसके बाद टीम अवतार अपनी यात्रा जारी रखते हुए अर्थ किंगडम की विशाल राजधानी बा सिंग से की ओर रवाना हो जाती है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि ओमाशु ही अर्थ किंगडम का सबसे बड़ा और अहम शहर है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि असली उम्मीदों का केंद्र बा सिंग से है। हर शरणार्थी वहीं पहुंचना चाहता है और टीम अवतार भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही होती है। दूसरी ओर अजूला की नजर भी अब इसी विशाल शहर पर है। वो शाही परिषद की बैठक में फायर नेशन के अगले हमले की एक शानदार योजना पेश करती है। फायर लॉर्ड ओजाई उसकी रणनीति की जमकर तारीफ तो करता है, लेकिन सेना की कमान उसे देने के बजाय जनरल विंग ट्रान को सौंप देता है। अजूला को एक अलग और बेहद महत्वपूर्ण मिशन दिया जाता है। उसे आदेश मिलता है कि वो निर्वासित प्रिंस ज़ूको और अंकल आयरो को हर हाल में ढूंढकर वापस लाए। निर्वासन के बाद ज़ूको और आयरो बेहद साधारण जिंदगी जी रहे होते हैं। खेतों में मेहनत करके मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। आयरो इस शांत जीवन से संतुष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन ज़ूको के अंदर अब भी गुस्सा और बेचैनी भरी हुई है। आखिरकार उसका सब्र टूट जाता है और वो अपना सारा गुस्सा अंकल आयरो पर निकाल देता है। ज़ूको का मानना है कि सिंहासन पर असली हक आयरो का था। उसके मुताबिक अगर अपने बेटे की मौत के बाद आयरो हार मानने के बजाय ताज के लिए लड़ते तो ओजाई कभी भी राजा नहीं बन पाता और उनकी जिंदगी इस मोड़ तक नहीं पहुंचती। गुस्से में ज़ूको आयरो को कमजोर कहकर अकेले ही अवतार की तलाश में निकल पड़ता है। अजूला को पहले से ही अंदाजा था कि ज़ूको आखिरकार अवतार की तलाश में जरूर निकलेगा, इसलिए वो पूरी दुनिया में उसे ढूंढने के बजाय सीधे अवतार का पीछा करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि ज़ूको वहीं मिलेगा। यात्रा करते करते टीम अवतार जालिंग नाम के एक समृद्ध शहर में पहुंचती है। आंग को उम्मीद होती है कि एयर नोमैड्स की पुरानी परंपरा के अनुसार उन्हें यहां मुफ्त में भोजन मिल जाएगा, लेकिन उसे जल्दी ही समझ आ जाता है कि समय बदल चुका है और अब बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। इसी दौरान उन्हें एक गुप्त अर्थ बेंडिंग टूर्नामेंट के बारे में पता चलता है।
आंग सोचता है कि अगर वो ये प्रतियोगिता जीत गया तो मिलने वाली इनामी राशि से अपने साथियों और शरणार्थियों के खाने का इंतजाम कर सकेगा। लेकिन जैसे ही मुकाबला शुरू होने वाला होता है, एक रहस्यमयी अंधी लड़की, जिसे ब्लाइंड बैंडिट कहा जाता है, मैदान में उतरती है। वो जमीन के कंपन को महसूस करके एक एक प्रतिद्वंद्वी को आसानी से हरा देती है। उसे देखकर आंग को तुरंत राजा बूमी की बात याद आती है। उसे ऐसे गुरु की तलाश करनी है जो सुनना और सही समय का इंतजार करना जानता हो। तभी आंग समझ जाता है कि यही लड़की उसकी नई अर्थ बेंडिंग मास्टर बन सकती है। दुर्भाग्य से मुकाबला खत्म होते ही वो लड़की बिना किसी से मिले वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद टीम अवतार को जालिंग के सबसे प्रभावशाली परिवार बेयोंग की हवेली में बुलाया जाता है। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि वही ब्लाइंड बैंडिट दरअसल इस परिवार की बेटी टॉफ है। उसके माता पिता उसे बेहद नाजुक और असहाय समझते हैं, इसलिए हमेशा उसे जरूरत से ज्यादा सुरक्षा में रखते हैं। टॉफ के माता पिता इस बात से बिल्कुल अनजान होते हैं कि उनकी बेटी चोरी छिपे दुनिया की सबसे बेहतरीन अर्थबेंडर्स में से एक बन चुकी है। रात के खाने के दौरान आंग गलती से उसकी पहचान उजागर करने ही वाला होता है, लेकिन टॉफ मेज के नीचे उसे चुप रहने का इशारा करती है। वो जमीन पर एक संदेश लिखती है कि रात में अकेले मिलना और उसके लड़ने की बात किसी से मत कहना। उस रात जब दोनों मिलते हैं तब टॉफ अपनी पूरी कहानी आंग को बताती है। वो बताती है कि जब वो लगभग 6-7 साल की थी तब गलती से बैजर मोल्स की गुफा में पहुंच गई थी। वही जीव असली अर्थ बेंडिंग के पहले उस्ताद माने जाते हैं। क्योंकि वे भी अंधे थे और टॉफ भी देख नहीं सकती थी, इसलिए उनके बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। टॉफ ने उनकी हर हरकत को महसूस करके और उसकी नकल करते करते अर्थ बेंडिंग में महारत हासिल कर ली। लेकिन उसके माता पिता को उसकी असली ताकत का जरा भी अंदाजा नहीं है। उन्होंने एक शिक्षक भी रखा जिसे सख्त आदेश था कि टॉफ को सिर्फ शुरुआती स्तर की ट्रेनिंग ही दी जाए। टॉफ आंग की मदद करना चाहती है, लेकिन अपने माता पिता की वजह से खुलकर उसका साथ नहीं दे पाती। उधर संयोग से ज़ूको भी जालिंग पहुंच जाता है। रास्ते में वो एक गरीब लड़के की मदद करता है जिससे सैनिक जबरदस्ती उसकी आधी फसल वसूल रहे होते हैं। ज़ूको उनके सामने डट कर खड़ा हो जाता है। लड़का और उसकी बहन ज़ूको को अपने घर ले जाते हैं। वहीं रहते हुए उसे पता चलता है कि अवतार भी इसी शहर में मौजूद है। जैसे ही ज़ूको आंग को ढूंढने निकलता है, अजूला उसका रास्ता रोक लेती है। वो दावा करती है कि फायर लॉर्ड ओजाई ने उसका निर्वासन खत्म कर दिया है और उसे वापस घर ले जाने के लिए भेजा है। लेकिन ज़ूको उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी टीम अवतार भी वहां पहुंच जाती है और टॉफ भी इस मुकाबले में शामिल हो जाती है, जिससे अजूला को कुछ देर के लिए पीछे हटना पड़ता है। जाते जाते अजूला ज़ूको की रक्षा करने आए अंकल आयरो पर हमला कर देती है, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। टीम अवतार कतारा की वाटर बेंडिंग से उनका इलाज करने की पेशकश करती है, लेकिन ज़ूको अपने घमंड और जिद की वजह से उनकी मदद लेने से साफ इनकार कर देता है। सच कहें तो ज़ूको हमेशा से अजूला जैसा नहीं था। बचपन से ही उसका स्वभाव अपनी माँ उर्सा पर गया था। जहां छोटी उम्र से ही अजूला के अंदर क्रूरता दिखाई देने लगी थी, वहीं ज़ूको दयालु और दूसरों की परवाह करने वाला बच्चा था। बचपन में अजूला टर्टल डक्स पर ब्रेड फेंक कर उन्हें परेशान करती थी, जबकि ज़ूको उसे रोकने की कोशिश करता था। लेकिन उनके पिता ओजाई हमेशा अजूला के ऐसे व्यवहार को बढ़ावा देते थे। वे दोनों बच्चों को एक दूसरे का साथ देने के बजाय हमेशा एक दूसरे से आगे निकलने की सीख देते रहे। उधर उनकी माँ उर्सा ओजाई के बच्चों को पालने के इस तरीके के सख्त खिलाफ थीं। उन्होंने एक बार दोनों बच्चों के साथ भागने की भी कोशिश की, लेकिन सफल होने से पहले ही उन्हें पकड़ लिया गया। इसी वजह से ज़ूको के अंदर आज भी अपने पिता की स्वीकृति पाने की चाह और अपनी अच्छी सोच के बीच लगातार संघर्ष चलता रहता है। दूसरी तरफ टॉफ आखिरकार अपने माता पिता के सामने खुलकर कह देती है कि वो कोई नाजुक फूल नहीं, बल्कि चट्टान की तरह मजबूत है। इसके बाद वो टीम अवतार के साथ जाने का फैसला कर लेती है। गुस्से में उसके माता पिता मशहूर फाइटर द बोल्डर को उसे पकड़कर वापस लाने की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। अब टॉफ आधिकारिक रूप से टीम अवतार का हिस्सा बन चुकी होती है और सभी लोग बासिंग से की ओर बढ़ने लगते हैं। शहर के करीब पहुंचते ही टॉफ जमीन के कंपन से महसूस कर लेती है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। शरणार्थियों को सुरक्षित रखने के लिए वो योजना बनाती है कि वो और आंग दुश्मनों का ध्यान अपनी ओर खींचेंगे, जबकि सोक्का और कतारा बाकी लोगों को सुरक्षित शहर तक पहुंचाएंगे। कुछ ही देर में उन्हें पता चलता है कि उनका पीछा करने वाले साधारण सैनिक नहीं, बल्कि टॉफ के माता पिता द्वारा भेजे गए इनामी शिकारी हैं, जिन्हें उसे जबरदस्ती घर वापस ले जाने का आदेश मिला है। हमले के दौरान टॉफ इस मौके को आंग की अर्थ बेंडिंग की ट्रेनिंग में बदलने की कोशिश करती है, लेकिन आंग इस कला में अभी बिल्कुल नया होता है और बार बार गलती कर बैठता है। ऊपर से इनामी, शिकारी और उसके अपने साथी भी एक साथ अलग अलग सलाह देने लगते हैं, जिससे आंग और ज्यादा उलझ जाता है। आखिरकार परेशान होकर आंग अर्थ बेंडिंग छोड़ अपनी सबसे भरोसेमंद ताकत वाटर बेंडिंग का इस्तेमाल करता है और इनामी शिकारियों को हरा देता है। बासिंग से की सीमा पर पहुंचते ही उन्हें शहर की दीवार के अंदर से अपने साथियों की आवाज सुनाई देती है,
वे पहले ही गिरफ्तार होकर पिंजरों में बंद किए जा चुके होते हैं। तभी टॉफ अपना पारिवारिक नाम बताती है। उसका नाम सुनते ही पहरेदारों का रवैया पूरी तरह बदल जाता है। वे सभी कैदियों को रिहा कर देते हैं और शरणार्थियों को भी शहर में प्रवेश की अनुमति मिल जाती है। असल में टीम का मिशन यहीं खत्म होना था, लेकिन तभी मैकेनिस्ट साई उन्हें एक भयानक खतरे के बारे में चेतावनी देता है। वो बताता है कि जल्द ही सोजिन का धूमकेतु वापस आने वाला है। ये एक ऐसी खगोलीय घटना है जो फायर नेशन के फायरबेंडर्स की शक्ति को कई गुना बढ़ा सकती है। ये सुनकर आंग फैसला करता है कि उसे किसी भी कीमत पर अर्थ किंग से मिलकर पूरे अर्थ किंगडम की सेना को पहले ही हमला करने के लिए तैयार करना होगा। लेकिन बा सिंह से की सरकार उनकी मदद करने के बजाय उनके साथ एक गाइड जूडी को लगा देती है। जूडी हर समय उन पर नजर रखती है और उनके हर कदम को नियंत्रित करने की कोशिश करती है। यहां तक कि जब कतारा बीमार शरणार्थियों की मदद करना चाहती है, तब भी जूडी उसे तय कार्यक्रम से हटने नहीं देती। काफी कोशिशों के बाद टीम को आखिरकार शाही महल में होने वाले एक भव्य समारोह का निमंत्रण मिल जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें एहसास होता है कि ऊपरी इलाके के अमीर और ताकतवर लोग बाहर चल रही युद्ध की तबाही से बिल्कुल बेपरवाह हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि शहर की विशाल दीवारें उन्हें हर खतरे से हमेशा सुरक्षित रखेंगी। इसी दौरान अर्थ किंगडम का घमंडी जनरल सन भी आंग से कह देता है कि शहर के बाहर रहने वाले लोगों की परेशानियों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। आंग सीधे अर्थ किंग से मिलने के लिए सुरक्षा घेरा पार करने की कोशिश करता है, लेकिन शाही सुरक्षा बल दाई ली उसके रास्ते में आकर उसे रोक लेते हैं। जब टीम को लगने लगता है कि अब अर्थ किंग तक पहुंचना नामुमकिन है, तभी शहर का सबसे प्रभावशाली मंत्री लॉन्ग फैंग उनकी मदद के लिए आगे आता है। वो बेहद विनम्र व्यवहार करता है, उनका शानदार स्वागत करता है और भरोसा दिलाता है कि आंग का संदेश वो खुद अर्थ किंग तक पहुंचाएगा। शुरुआत में उसकी बातें पूरी तरह सच्ची लगती हैं, लेकिन जब वो राजा से मिलकर लौटता है तो अर्थ किंग बिना कुछ कहे सिर्फ सिर हिलाकर प्रस्ताव ठुकरा देते हैं। नतीजा ये होता है कि आंग को उनसे मिलने का मौका ही नहीं मिल पाता। निराश होकर आंग लॉन्ग फैंग को सोजिन के धूमकेतु और साई द्वारा बताई गई सारी जानकारी बता देता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि यही गलती आगे चलकर सबके लिए खतरा बन जाएगी। उसी रात दाई ली के एजेंट चुपचाप साई को उठाकर ले जाते हैं और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगती। इधर दूसरी तरफ अजूला लगातार जूको और अंकल आयरो का पीछा करते हुए एक व्यस्त बंदरगाह तक पहुंच जाती है। जो भी लोग समय रहते जहाज पर नहीं चढ़ पाते, अजूला उन पर बेरहमी से हमला कर देती है। भागदौड़ के बीच जहाज पर चढ़ते समय अंकल आयरो बुरी तरह गिर जाते हैं। इस हादसे के बाद उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगती है। जहाज के अंदर जूको की मुलाकात जेट और उसके फ्रीडम फाइटर्स से होती है। जेट एक खतरनाक योजना बताता है, कप्तान के निजी कमरे में घुसकर खाना और जरूरी सामान चुराने की। जूको पहले इस योजना को ठुकरा देता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि वहीं ऐसी दवा भी रखी है जो आयरो की जान बचा सकती है, वो मजबूरी में जेट का साथ देने को तैयार हो जाता है। खजाने वाले कमरे में पहुंचने के बाद जेट का असली स्वभाव फिर सामने आ जाता है। वो अपने साथियों के लिए जितना हो सके उतना खाना समेटता है और बाकी लोगों को मुसीबत में छोड़कर खुद भाग निकलता है। लेकिन जूको एक सच्चे नेता की तरह पीछे छूटे फ्रीडम फाइटर्स की मदद करता है। वो उन्हें सुरक्षित बाहर निकालता है और बचा हुआ खाना भूखे शरणार्थियों में बांट देता है। जेट का ये फैसला दिखाता है कि वो आज भी सिर्फ अपने साथियों की ही परवाह करता है। बाकी लोगों की जिंदगी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। खजाने वाले कमरे में घुसते ही जेट अपने दल के लिए भरपूर खाना समेट लेता है और अपनी जान बचाकर भाग निकलता है, जबकि बाकी लोग वहीं फंसे रह जाते हैं। दूसरी तरफ जूको एक सच्चे नेता की तरह पीछे छूटे फ्रीडम फाइटर्स की मदद करता है। वो उन्हें सुरक्षित बाहर निकालता है और बचा हुआ खाना जहाज पर मौजूद भूखे शरणार्थियों में बांट देता है। जूको के इस निस्वार्थ काम को देखकर जेट को अपनी गलती का एहसास होने लगता है, जबकि जहाज के बाकी यात्री भी पहली बार जूको को सम्मान की नजर से देखने लगते हैं। असल में जूको को सिर्फ अपने अंदर चल रही लड़ाई जीतनी है। अगर वो अपने अच्छे दिल की बात मान ले तो वो एक बेहतर इंसान बन सकता है। उधर बा सिंह से में कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन किसी को भी यह पता नहीं चलता कि साई अचानक कहां गायब हो गया। सोक्का लगातार उसके कमरे के दरवाजे के नीचे संदेश सरकाता रहता है, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो यही सोचता है कि शायद साई किसी काम में व्यस्त होगा। इसी बीच आंग लॉन्ग फैंग के साथ ज्यादा समय बिताने लगता है और उसकी बेंडिंग की ट्रेनिंग में भी काफी सुधार आने लगता है। फिर भी उसके सामने एक बड़ी रुकावट बनी रहती है। वो उन चीजों को महसूस किए बिना नियंत्रित नहीं कर सकता और अपनी आंखों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होने की वजह से अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच पा रहा होता। वहीं दूसरी ओर कतारा हर रात क्योशी वॉरियर का भेष पहनकर चुपचाप शहर के निचले इलाके में रहने वाले जरूरतमंद लोगों की मदद करती है, ताकि जूडी को इसकी भनक तक न लगे। आखिरकार पार्टी में मिले प्रोफेसर जी सोक्का को सच्चाई बताते हैं। जब सोक्का कहता है कि साई एक हफ्ते से किसी संदेश का जवाब नहीं दे रहा, तब प्रोफेसर जी बताते हैं कि बा सिंह से में लोगों का अचानक गायब हो जाना कोई नई बात नहीं है।
जो भी ज्यादा सवाल पूछता है या ऐसी जानकारी हासिल कर लेता है जिससे शहर की तथाकथित शांति भंग हो सकती है, उसे दाई ली चुपचाप गायब कर देती है। इसी बीच लॉन्ग फैंग टीम अवतार को झूठी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि साई को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो पहले फायर नेशन के लिए जासूसी करता था। ये आधा सच और आधा झूठ था, ताकि आंग का भरोसा उस पर बना रहे। आंग उसकी बातों पर यकीन कर लेता है, लेकिन जल्द ही उसे महसूस होता है कि शहर की गलियों में कोई लगातार उसका पीछा कर रहा है। तुरंत एक योजना बनाकर आंग पीछा करने वाले को अपने पीछे आने देता है। फिर एयर बेंडिंग की मदद से चक्कर काटकर खुद उसी रहस्यमयी व्यक्ति का पीछा करने लगता है। इस दौरान कतारा का काम जूडी का ध्यान भटकाना था, लेकिन शहर में अचानक जेट को देखकर उसका पूरा ध्यान उसी की तरफ चला जाता है। उधर आंग आखिरकार उस रहस्यमयी व्यक्ति के सामने पहुंचता है। पहले उसे लगता है कि वो पकड़ा गया है, लेकिन जल्द ही सच्चाई सामने आती है। वो कोई दुश्मन नहीं बल्कि जनरल सन होती है। वो बताती है कि उसे अच्छी तरह पता है कि फायर नेशन की सेना शहर की दीवारों के बाहर इकट्ठा हो रही है। अब तक वो सिर्फ इसलिए चुप थी क्योंकि महल और शहर के लोग वही सुनना चाहते थे, लेकिन अब उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो अर्थ किंग को इस असली खतरे के बारे में यकीन दिला सके। आंग उसके सामने सोजिन के धूमकेतु से लेकर साई के गायब होने तक की सारी जानकारी बता देता है। तभी जनरल सन एक चौंकाने वाला सच बताती है। जिस मंत्री लॉन्ग फैंग पर आंग आंख बंद करके भरोसा कर रहा है, वही असल में दाई ली का सरगना है और पूरे संगठन को वही नियंत्रित करता है। लेकिन आंग इस बात पर विश्वास नहीं करता। वो गुस्से में जनरल सन की बातों को गलत मानकर सीधे महल की ओर दौड़ पड़ता है। गुस्से में आंग सीधे महल पहुंचकर अर्थ किंग से मिलने की जिद करता है, लेकिन वहां फिर से लॉन्ग फैंग उसके रास्ते में आ जाता है। लॉन्ग फैंग उसे एक नई जूडी से मिलवाता है जिसे पूरी तरह ब्रेन वॉश किया जा चुका होता है। तभी आंग को एहसास होता है कि शुरुआत से ही उसके साथ बड़ा खेल खेला जा रहा था। उधर कतारा जेट का पीछा करते करते उसकी एक खतरनाक योजना सुन लेती है। जेट बा सिंगसे में शरण लेने वाले फायर नेशन के निर्दोष नागरिकों पर हमला करने की तैयारी कर रहा होता है। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब फायर नेशन का एक आदमी सड़क पर रहने वाले गरीब लोगों के साथ बदसलूकी करता है। ये देखकर ब्लू स्पिरिट के भेष में मौजूद जूको उस आदमी पर हमला कर देता है। लड़ाई के दौरान उसकी दुकान में आग लग जाती है और पूरा इलाका इसका दोष फायर नेशन के शरणार्थियों पर मढ़ देता है। जेट इस मौके का फायदा उठाकर उन सभी शरणार्थियों को शहर से बाहर निकालना चाहता है। वो जूको को भी अपने साथ शामिल होने का प्रस्ताव देता है, लेकिन जूको साफ इनकार कर देता है। जूको समझ जाता है कि अब निर्दोष लोगों की जान खतरे में है, इसलिए वो फायर नेशन के परिवारों को तुरंत वहां से भाग जाने की चेतावनी देता है। लेकिन वे लोग अपना घर छोड़ने के बजाय वहीं रुककर हालात का सामना करने का फैसला करते हैं। कुछ ही देर बाद जेट और उसके साथी वहां पहुंच जाते हैं। उसी समय ब्लू स्पिरिट के रूप में जूको भी उनकी रक्षा करने आता है, जबकि दूसरी ओर कतारा भी उन्हीं लोगों को बचाने के इरादे से वहां पहुंच जाती है। जैसे ही कतारा वाटर बेंडिंग का इस्तेमाल करती है, जेट तुरंत उसे पहचान लेता है। वहीं जूको भी समझ जाता है कि अगर कतारा यहां है तो अवतार भी आसपास ही कहीं मौजूद होगा। इसी बीच शहर की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं, क्योंकि आखिरकार अजूला और उसकी पूरी टीम भी बा सिंह से पहुंच जाती है। जब टीम अवतार पहली बार शहर आई थी, तब सरकार ने दावा किया था कि यहां कोई युद्ध नहीं चल रहा। इसी वजह से क्योशी वॉरियर्स ये सोचकर शहर छोड़ देते हैं कि अब उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन रास्ते में उन्हें फायर नेशन की विशाल सेना शहर की ओर बढ़ती दिखाई देती है। वे तुरंत वापस लौटकर बा सिंह से को चेतावनी देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ही अजूला और उसकी साथियों द्वारा उन पर घात लगाकर हमला कर दिया जाता है। अजूला उन्हें हराकर फायर नेशन की जेल में कैद कर देती है और खुद क्योशी वॉरियर्स की वर्दी पहनकर उनके भेष में बा सिंह से में प्रवेश कर जाती है। शहर में पहुंचकर वे पकड़े गए जनरल विंग ट्रैन को सबूत की तरह पेश करते हैं और दावा करते हैं कि उन्होंने फायर नेशन के हमले को नाकाम कर दिया है। ये सुनकर पूरे शहर के लोग उनका जोरदार स्वागत करते हैं। किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि उन्होंने अपने ही शहर के दरवाजे फायर नेशन के सबसे खतरनाक हथियार के लिए खोल दिए हैं। दूसरी ओर आंग और उसकी टीम को सोजिन के धूमकेतु का पक्का सबूत चाहिए होता है, ताकि वे अर्थ किंग को यकीन दिला सकें। तभी प्रोफेसर जी उन्हें एक रहस्यमयी आध्यात्मिक पुस्तकालय के बारे में बताते हैं, जहां से धूमकेतु के आने का सही समय पता लगाया जा सकता है। यह पुस्तकालय ज्ञान के महान आत्मा वान शी टोंग का था। इंसानों ने कभी यहां से मिली जानकारी का इस्तेमाल युद्ध छेड़ने के लिए किया था, इसलिए उसने पूरी लाइब्रेरी को स्पिरिट वर्ल्ड में छिपा दिया था। वास्तविक दुनिया में उसकी मौजूदगी का सिर्फ एक आध्यात्मिक निशान ही बचा था। आसपास के इलाके से अच्छी तरह परिचित जेट उस रहस्यमयी स्थान तक पहुंचने में टीम अवतार की मदद करता है। जेट की मदद से टीम उस रहस्यमयी स्थान तक पहुंच जाती है और आंग अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का इस्तेमाल करके सभी को स्पिरिट वर्ल्ड में मौजूद उस प्राचीन लाइब्रेरी तक ले जाता है। लेकिन ज्ञान के रक्षक वान शी टोंग पहले उन्हें अंदर आने से मना कर देते हैं। वजह यह थी कि पिछली बार जब इंसान इस लाइब्रेरी में आए थे, तब फायर नेशन के सैनिकों ने ऐसी जानकारी हासिल करने के बाद लाइब्रेरी का एक हिस्सा जला दिया था, जिसका इस्तेमाल युद्ध में किया जा सकता था।
तब प्रोफेसर जी एक पुराने विद्वान का दुर्लभ स्क्रॉल भेंट के रूप में पेश करते हैं, क्योंकि इस लाइब्रेरी का नियम है ज्ञान के बदले ज्ञान। उनकी ईमानदारी देखकर वान शी टोंग उन्हें अंदर आने की अनुमति तो दे देता है, लेकिन एक सख्त शर्त रखता है कि यहां मिली किसी भी जानकारी का इस्तेमाल युद्ध या हमला करने के लिए नहीं किया जाएगा। लाइब्रेरी के अंदर पहुंचते ही पूरी टीम अलग अलग दिशाओं में जरूरी जानकारी खोजने निकल पड़ती है। इसी दौरान आंग की मुलाकात अवतार कुरुक की आत्मा से होती है। कुरुक उसे चेतावनी देते हैं कि अगर कभी अवतार स्टेट में उसकी मृत्यु हो गई तो अवतारों का पुनर्जन्म हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, इसलिए उसे अपनी इस शक्ति का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा। दूसरी ओर कतारा और जेट को जेट के पुराने फ्रीडम फाइटर्स के बचे हुए निशान मिलते हैं। तभी जेट पहली बार अपने दिल का दर्द जाहिर करता है। वो बताता है कि उसके ज्यादातर साथी युद्ध में मारे गए थे। वे सिर्फ बच्चे थे जिन्हें लगता था कि वे लड़ाई के लिए तैयार हैं, लेकिन असली युद्ध ने उनसे सब कुछ छीन लिया। जेट आज तक इस बात का बोझ अपने दिल में लिए घूम रहा है कि उसके फैसलों की वजह से उसके दोस्त मारे गए। कतारा उसे समझाती है कि वो खुद को दोष देना बंद करे। वे सभी सिर्फ बच्चे थे जो अपनी क्षमता से कहीं बड़े युद्ध में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच टॉफ की मुलाकात अवतार क्योशी की आत्मा से होती है, जो एक बेहद महत्वपूर्ण राज बताती हैं। वो कहती हैं कि जहां सोजिन का धूमकेतु फायरबेंडर्स की ताकत कई गुना बढ़ा देता है, वहीं डे ऑफ ब्लैक सन नाम का सूर्य ग्रहण उनकी सारी फायरबेंडिंग को पूरी तरह निष्क्रिय कर देता है। यही वो सुनहरा मौका है जब फायर नेशन पर हमला किया जा सकता है। इसके बाद सोक्का को लाइब्रेरी में एक खगोलीय नक्शा मिलता है। स्पिरिट फॉक्स की मदद से पूरी टीम उस नक्शे का अध्ययन करती है और अगले सूर्य ग्रहण की सही तारीख पता लगाने की कोशिश में जुट जाती है। टीम अगले सूर्य ग्रहण की सही तारीख जानने ही वाली होती है, लेकिन तभी प्रोफेसर जी सबको धोखा दे देता है। वो सीधे वान शी टोंग के पास जाकर बता देता है कि ये लोग लाइब्रेरी की जानकारी का इस्तेमाल युद्ध जीतने के लिए करना चाहते हैं। ये सुनते ही वान शी टोंग भड़क उठता है और पूरी टीम पर हमला कर देता है। लेकिन सबसे पहले उसका गुस्सा प्रोफेसर जी पर निकलता है, क्योंकि उसे गद्दारों से उतनी ही नफरत है जितनी युद्ध फैलाने वालों से। विशाल आत्मिक उल्लू बच्चों का पीछा करता हुआ बाहर तक पहुंच जाता है। सबसे पहले टॉफ स्पिरिट वर्ल्ड से बाहर निकलने में कामयाब होती है, लेकिन वान शी टोंग लाइब्रेरी के प्रवेश द्वार को ही जमीन में दबाने लगता है ताकि बाकी सभी हमेशा के लिए स्पिरिट वर्ल्ड में फंस जाएं। ऐसे में टॉफ अपनी अर्थ बेंडिंग की पूरी ताकत लगाकर गिरती हुई लाइब्रेरी को थाम लेती है, जिससे उसके साथी सुरक्षित बाहर निकल सकें। हालांकि इमारत को संभालने की वजह से वो किसी और की मदद नहीं कर पाती। इसी मौके का फायदा उठाकर कुछ रहस्यमयी हमलावर अप्पा पर हमला कर देते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी ओर जेट अपनी जान जोखिम में डालकर वान शी टोंग का ध्यान भटकाता है ताकि बाकी सभी सुरक्षित बाहर निकल सकें। टीम तो बच जाती है, लेकिन अप्पा के गायब होने से आंग बुरी तरह टूट जाता है। वो गुस्से में टॉफ को ही इसका जिम्मेदार ठहरा देता है। अब जबकि उन्हें पता चल चुका है कि सूर्य ग्रहण के दौरान फायर नेशन सबसे कमजोर होगा, टीम ये जानकारी तुरंत अर्थ किंग कुई तक पहुंचाने का फैसला करती है। जनरल सन की मदद से वे शराब की सप्लाई वाली गाड़ी में छिपकर महल के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन महल पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि अर्थ किंग बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा लॉन्ग फैंग चाहता था। एक भोले और अनजान शासक जिन्हें बाहर चल रहे असली युद्ध की जरा भी खबर नहीं है, जो अपना ज्यादातर समय बाग की देखभाल में बिताते थे और उन्हें यह तक नहीं पता था कि उनके राज्य के बाहर भीषण युद्ध चल रहा है। जैसे ही टीम अवतार उन्हें पूरी सच्चाई बताने लगती है, तभी लॉन्ग फैंग वहां पहुंच जाता है और उनकी हर बात का जवाब देकर उन्हें झूठा साबित करने की कोशिश करता है। वो कतारा के उन गुप्त मिशनों का जिक्र करता है जहां वो क्योशी वॉरियर का भेष बनाकर निचले इलाके में लोगों की मदद कर रही थी। इसके बाद वो खुलासा करता है कि टॉफ का परिवार फायर नेशन को मशीनें बेचता रहा है। इतना ही नहीं, वो साई को फायर नेशन का जासूस और सोक्का को उसका करीबी दोस्त भी बता देता है। लॉन्ग फैंग की हर बात आधी सच्चाई पर आधारित होती है, इसलिए पूरी टीम अवतार राजा की नजर में संदिग्ध दिखाई देने लगती है। जब अर्थ किंग जनरल सन से पूछते हैं कि क्या टीम सच बोल रही है, तो वो मजबूरी में उन्हें झूठा बता देती हैं, क्योंकि उनकी बेटी लॉन्ग फैंग के कब्जे में होती है। हालांकि राजा पूरी तरह उसकी बातों में नहीं आते। उन्हें सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आता है कि लॉन्ग फैंग ने सीमा पर जमा हो रही फायर नेशन की सेना की खबर उनसे छिपाई। यहीं से राजा हालात की गंभीरता समझते हैं और तुरंत रणनीतिक बैठक बुलाने का आदेश दे देते हैं। लेकिन महल की यह घटना टीम अवतार के रिश्तों पर भी असर डालती है। घर लौटते ही आंग सभी पर भड़क उठता है। उसे एहसास होता है कि उसके अपने साथी उससे कई बातें छिपा रहे थे और कोई भी एक टीम की तरह काम नहीं कर रहा था। कतारा भी सोक्का पर गुस्सा निकालती है, क्योंकि उसे पहले से पता था कि टॉफ के परिवार की मशीनें फायर नेशन तक पहुंच रही हैं, जिनका इस्तेमाल वाटर ट्राइब के लोगों के खिलाफ किया गया। सोक्का सफाई देता है कि उसे इस बात का पता कुछ ही दिन पहले चला था, जब किसी ने टॉफ को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
गुस्से में हर कोई एक दूसरे को ऐसी बातें कह देता है जो दिल पे लग जाती हैं और आखिरकार पूरी टीम अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ती है। इसी का फायदा दुश्मन उठाता है। सोक्का सुकी से मिलने निकलता है, लेकिन वहां पहुंचते ही अजूला की साथी उसे लकवा मारने वाले वार से बेहोश कर देती हैं। वहीं दूसरी ओर कतारा निचले इलाके में लोगों की मदद करने जाती है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके लिए पहले से एक खतरनाक जाल बिछाया जा चुका है। उधर कतारा निचले इलाके में लोगों की मदद करने जाती है, लेकिन वहां पहले से उसका इंतजार कर रहे दुश्मन उसे घेर लेते हैं। दूसरी तरफ टॉफ की मां जहर मिली चाय पिलाकर उसे बेहोश कर देती है और जबरदस्ती अपने साथ घर ले जाती है। जिस दिन टीम अवतार स्पिरिट वर्ल्ड में थी, उसी दिन ज़ूको को उनका बेहोश शरीर असली दुनिया में मिला था। उसके पास आंग को पकड़ने का पूरा मौका था, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं कर पाया। उसके अंदर कुछ बदलना शुरू हो चुका था। उसी दिन उसने एक महिला को अपने रोते हुए बच्चे के साथ परेशान देखा था। रात में वो ब्लू स्पिरिट का मुखौटा पहनकर चुपचाप उस बच्चे के लिए एक खिलौना छोड़ आता है। जब उसे पता चलता है कि कतारा मुसीबत में फंस गई है, तो वो उसकी मदद करने पहुंचता है, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों गिरफ्तार होकर एक ही काल कोठरी में बंद कर दिए जाते हैं। उधर अकेला बैठा आंग टॉफ की वो सीख याद करता है कि असली ताकत सिर्फ आंखों से देखने में नहीं, बल्कि धरती की हलचल को महसूस करने में है। वो ध्यान लगाकर जमीन के भीतर होने वाली हल्की सी कंपन सुनता है और उसे अप्पा की मौजूदगी का एहसास हो जाता है। मदद की तलाश में आंग को एक गुप्त भूमिगत जेल का पता चलता है। वहीं उसकी मुलाकात आयरो से होती है, जिन्हें पता चल चुका होता है कि ज़ूको भी कैद हो गया है। आयरो बताते हैं कि अवतार क्योशी ने इस जेल तक पहुंचने के लिए एक गुप्त रास्ता बनाया था, जो चारों तत्वों की शक्ति से ही खुलता है। आयरो की फायर बेंडिंग की मदद से वो रास्ता खुल जाता है। अंदर पहुंचकर सबसे पहले वे साई और सोक्का को आजाद कराते हैं, फिर कतारा और ज़ूको वाली कोठरी तक पहुंचते हैं। कतारा को अब जाकर पता चलता है कि ब्लू स्पिरिट बनकर कई बार उसकी मदद करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि ज़ूको था। ये सच जानकर वो गुस्से से भर उठती है। ज़ूको उससे साफ कहता है कि वो अब बदलना चाहता है और एक बेहतर इंसान बनना चाहता है। उसकी बातों की सच्चाई कतारा को भी महसूस होने लगती है। वो अपने चेहरे के निशान की कहानी बताता है और कहता है कि फायरबेंडर अपनी ही आग से तब तक नहीं जलता जब तक वो खुद उसे स्वीकार न करे। उसने अपने पिता की सजा इसलिए सह ली क्योंकि उसे लगता था कि वो उसी के लायक है। कतारा के पास अब भी स्पिरिट ओएसिस का पवित्र जल सुरक्षित होता है। वो लगभग ज़ूको के चेहरे का निशान ठीक करने ही वाली होती है, लेकिन तभी उनकी बात बीच में ही रुक जाती है। दूसरी ओर अजूला क्योशी वॉरियर का भेष बनाकर बा सिंह से में घुस चुकी होती है। वो जल्दी समझ जाती है कि असली सत्ता अर्थ किंग के पास नहीं बल्कि लॉन्ग फैंग के हाथों में है। वो जानबूझकर बाजार में फायर बेंडिंग करती है ताकि दाई ली उसे पकड़कर सीधे लॉन्ग फैंग के पास ले जाए। अजूला उसे सौदा देती है। अगर वो अवतार और ज़ूको को पकड़ने में उसकी मदद करे तो बदले में वो उसके सभी दुश्मनों को खत्म कर देगी। लॉन्ग फैंग इस प्रस्ताव को मान लेता है, जनरल सन को गिरफ्तार करवा देता है और फिर सबसे बड़ी गलती करते हुए अजूला को अर्थ किंगडम की परिषद के सामने ले आता है। लेकिन अजूला का इरादा सिर्फ समझौता करना नहीं था, उसकी नजर पूरे अर्थ किंगडम पर थी। वो परिषद के सदस्यों को खत्म कर दाइली पर अपना कब्जा जमा लेती है। तब जाकर लॉन्ग फैंग को एहसास होता है कि उसने सत्ता ऐसे इंसान के हाथों में सौंप दी है जो उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है। भागते हुए लॉन्ग फैंग की मुलाकात आंग से होती है और वो उसे अजूला की पूरी साजिश बता देता है। उधर अजूला ज़ूको के सामने वही सपना रखती है जिसके लिए वो हमेशा से तरस रहा था, घर वापसी, सम्मान की वापसी और फायर नेशन में अपनी खोई हुई जगह। बस बदले में उसे उसका साथ देना था। ज़ूको बिना ज्यादा सोचे अजूला का साथ स्वीकार कर लेता है और टीम अवतार के खिलाफ खड़ा हो जाता है। टॉफ पहली बार मेटल बेंडिंग करके अपनी लोहे की कैद तोड़ देती है और लड़ाई में शामिल हो जाती है, लेकिन दुश्मनों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि सब मिलकर भी उन्हें रोक नहीं पाते। आखिरकार आंग अवतार स्टेट में प्रवेश करता है और सब पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन जैसे ही उसे अजूला को खत्म करने का मौका मिलता है वो एक पल के लिए रुक जाता है। यही मौका देखकर अजूला बिजली का घातक वार सीधे उसके सीने पर कर देती है। आयरो किसी तरह ज़ूको और अजूला को रोकता है ताकि कटारा आंग तक पहुंच सके। आजाद हुआ अप्पा सबको लेकर आसमान में उड़ जाता है। कटारा स्पिरिट ओएसिस का बचा हुआ सारा पवित्र पानी आंग पर इस्तेमाल कर देती है। सीजन का अंत यहीं होता है। आंग एक पल के लिए होश में आता है, लेकिन तुरंत फिर बेहोश हो जाता है क्योंकि उस पर हमला अवतार स्टेट में हुआ था, जिससे पूरी अवतार पुनर्जन्म श्रृंखला हमेशा के लिए समाप्त होने का खतरा पैदा हो जाता है। और दूसरी तरफ टीम अवतार दूर जाती रहती है, जबकि फायर नेशन की सेना बा सिंह से पर कब्जा कर लेती है। इस तरह फायर लॉर्ड ओजाई को 100 साल के युद्ध की सबसे बड़ी जीत मिल जाती है। तो दोस्तों, यहीं पर अवतार द लास्ट एयरबेंडर सीजन 2 की कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही शानदार मूवी और सीरीज एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद, टेक केयर।